हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम जो अपना क्लास 12 मैथ्स है उसका जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, उसका एक्सरसाइज करेंगे 4.6। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसा प्लान है आज अपना कि ये जो पार्ट 1 है ना, ये इसमें लिखा हुआ एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन क्वेश्चंस 1 to 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये 6 पार्ट दे रखे हैं। तो इनके अंदर हमें बताना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, मतलब इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन हम ऐसा सॉल्यूशन निकाल निकाल के नहीं देखेंगे, उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझते हैं। तो इनमें प्रोसेस क्या है, ये जो इक्वेशंस है, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे ही ले ही लेते हैं यार, है ना। तो एग्जांपल ऐसे लें, इनमें से ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है ये 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशंस है ना। तो इनमें से ऐसे करेंगे, एक तो हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, मिक्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ले लेते हैं, तो ये 2 वाले हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ये 3 वाले हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 3 5 ये कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशंस है ना, वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 2 है, 2y = 2 है। और जो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम सबसे पहले ना ऐसे ढाल लेते हैं। कैसे? ए एक्स बराबर बी के अंदर ढाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए कौन आएगा, अब यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। ए मतलब क्या है, ये जो कोपिशेंट दिख रहे हैं ना आपको, कोपिशेंट कौन से, एक्स का कोपिशेंट क्या है 1, इधर क्या है 2, तो इसके मैट्रिक्स बन गई 1 2। वाई का क्या है 2 और वाई का क्या है इधर 3, तो ये 2 और 3 ऐसे बन गई। ठीक है। एक्स जो है ना, एक्स जो एक्स मैट्रिक्स ये वेरिएबल वाली है, तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो इनकी एक हम खड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं ऐसे, एक्स के नीचे वाई ऐसे। आप चाहो तो एक्स के बगल में भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आगे की जो थ्योरी है ना, ये भी चेंज हो जाएगी। इसके अंदर भी क्या होगा, ये जो एक्स है ना ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के तौर पे ये ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स क्या होगी, इधर आर एच एस में 2 और 3 है ना, ये 2 और 3, ये बटा नहीं है, 2 और 3 ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो इन सब को आप यहाँ पे रख के कंपैरिजन करोगे ना, तो यही मिलेगी। ये मतलब हमने कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर दिया कि यार इक्वेशंस को ऐसे कैसे लिख दिया। हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो हम इन इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं। इनको ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख के आप सोल्व करोगे ना, तो यही पाओगे आप, इक्वेशंस ही मिल जाएगी वापस। लेकिन अपना क्वेश्चन अभी अलग है, हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है कि वो है कि नहीं है। तो देखो, ये ए मिल गया ना, यहीं से अपनी कहानी चालू होती है। हमें यहाँ पर x निकालने के लिए ए इनवर्स बी चाहिए। इस ए को मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है एडजॉइंट ए अपॉन बी। इस ए का डिटर्मिनेंट है ना, ए का डिटर्मिनेंट ऐसा होता है। तो x कब पॉसिबल होगा, ये एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको। x कब पॉसिबल होगा, तो जब ए इनवर्स पॉसिबल होगा तभी x पॉसिबल होगा। तो ए इनवर्स के लिए जो नीचे वाला ए का डिटर्मिनेंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा सा चार्ट बनता है, वो चार्ट पर हम अब पहुँच सकते हैं। अब हमने सफिशिएंट चीज़ें जान ली है। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। 0 के अलावा फिर दुनिया भर में कोई सा भी नंबर आ जाए। तो यहाँ से 2 केस बन जाएंगे, ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपना सिस्टम कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कहानी अपनी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, अपना आंसर यहीं पे क्लोज। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अभी सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हम सिस्टम की बात करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तब हमें जल्दी ऐसा खुशी नहीं मनानी है कि अब अपना आंसर आ गया कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं। इसके बाद में हमें 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि एक तो ये है एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, तब क्या होगा, और एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तब क्या होगा, तब इस केस में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट याद रख लो, फ़ायदे में रहोगे। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये। और ये आने के बाद में फिर से 2 केस बन जाते हैं। या तो सिस्टम क्या हो जाएगा,
कंसिस्टेंट या फिर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आप इसकी टेंशन लो ही मत। अगर किसी बच्चे को डर लग रहा है कि यार ये केस बन जाए, मतलब पहले डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, बाद में एडजॉइंट ए इंटू बी ये भी जीरो, ये ओ है क्या, ये ओ, सॉरी अगर मैंने जीरो इसको बोला हो तो ये ओ है, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स फिर से आ गया तब फिर कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप इसकी टेंशन मत लो, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये अभी हम शायद नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए हमें वो अपना चैप्टर है ना लास्ट में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो पढ़ना पड़ सकता है इसके लिए। खैर वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो ऐसा सोचो ही मत कि कभी ये सिचुएशन भी बनेगी। दो ही केस बनेंगे अपने क्वेश्चंस में या अपने एक्सरसाइज के अंदर। एक तो या तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो कंसिस्टेंट डायरेक्ट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो हम ये चेक कर लेंगे, बाद में इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और यहाँ से यही केस आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये चेक करना ज़रूरी है। खैर तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो आओ यहाँ पे इसका चेक करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 2 3। डिटर्मिनेंट ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4। कितना आंसर आया, -1। देखो -1 आया, -1 जीरो के बराबर नहीं है या है, तो नहीं है, तो क्या हुआ, ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस बार अपना जो क्वेश्चन है उसमें जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अब हम कौन सा देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखेंगे, 3 देखते हैं, शायद 3 का आंसर थोड़ा डिफरेंट है। तो x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8 ऐसा है। तो इसमें आते हैं, इसमें a जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, इनका कोफिशिएंट्स, ओनली कोफिशिएंट्स 1 2 3 6, ये हो गया। ये जो x है, x कौन है, x अपने पास में है ये कैपिटल स्मॉल x y, कैपिटल x तो है मैट्रिक्स और स्मॉल x और y है एलिमेंट्स, और b कौन है 5 8, ये जो RHS में है वो। तो इसका आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, तो यही रहा ए अपने पास। ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6, मतलब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ना मैं, चाहो तो आप ऐसे लिख लो 1 2 3 6। तो ये इससे होगा तो 6, फिर 2 3 से होगा तो 6, माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। यार ए का डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हमें अब नेक्स्ट टेस्ट करना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 मिल जाता है तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट, अगर ये 0 आया तो फिर और कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। खैर ये सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं आएगा, आप इसकी टेंशन मत लो हमें, लेकिन फिर भी एडजॉइंट ए इंटू बी तो निकालना पड़ेगा। तो देखो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए सिंपल है, देखो 2/2 के लिए तो सिंपल है ही, ये तो मान के चलो आप, 2/2 के लिए तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है 1 3 2 6, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो जो मेन डायगोनल है ना 1 और 6, ये अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे, तो 6 और 1 बन जाएगा, 1 6 का क्या बन गया 6 1। और जो 2 और 3 है ये अपनी जगह इंटरचेंज नहीं करते, ये अपने जो साइन है ना प्लस और माइनस वो बदल लेते हैं, तो मतलब आपस में नहीं, खुद ही बदल लेते हैं वो। जैसे 3 है ना तो 3 का -3 बन जाएगा, 2 है ना 2 का -2 बन जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इसमें ट्रांसपोज वगैरह किसी कुछ ही कोई भी लफड़ा नहीं है ना, बस ऐसे आ जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए ये है 6 -3 -2 1 मल्टीप्लाई बाई बी क्या है, ये अपना 5 8। तो ये जो फर्स्ट रो है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 30 हो गया, और -3 × 8 -24 हो गया। देखो ये 0 नहीं आएगा ना, ठीक है, लेकिन अभी और अगला भी कर लेते हैं, इतना जो उसमें ना आए। -2 × 5 -10 हो गया, और ये 8 हो गया, ऐसा बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, ये हो गया 6 और ये हो गया -2, ठीक है। तो ये हमें क्या आंसर मिला, 6 -2, ये एक मैट्रिक्स मिली जो कि ओ के बराबर नहीं है। ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो इसके लिए 0 क्या होगा, 0 0 ऐसे, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू ओ, दिस इज नॉट इक्वल टू ओ। तो बात ये है
कि एडजेंट ए इंटू बी ये जीरो के बराबर नहीं आया, मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। डिटर्मिनेंट तो जीरो था लेकिन एडजेंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। तो क्या हुआ कि ये वाला केस चल के इधर ये वाला सेटिस्फाई हो गए, इधर की तरफ आ गया, तो सिस्टम क्या हो गया इस बार इनकंसिस्टेंट। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं कि सिस्टम क्या हो गया, इसकी और इसकी वजह से इनकंसिस्टेंट हो गया इस बार। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं, इनकंसिस्टेंट हमें ऐसा चेक करना पड़ता है। एक 3/3 का भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी इक्वेशंस ये है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, और फिर है 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, फिर है 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो ऐसा है कि यहाँ पर इक्वेशंस ऐसे लग रही है कि दो दो वेरिएबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 वेरिएबल है, तीनों को एक साथ देखो, x भी है, y भी है, z भी है। तो कई बार x वगैरह नहीं है तो उस केस में आप ऐसे समझ लो कि उनका जो कोफिशिएंट है ना वो 0 है। तो a मैट्रिक्स क्या है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ax बराबर b की फॉर्म में लिखोगे तो ये जो a है ना a, ये क्या होगी, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, x का कोफिशिएंट लिख लो यहाँ पर, या फिर आप चाहो तो एक इक्वेशन वाइज भी लिख सकते हो। जैसे पहली इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई माइनस 2z, तो सबसे पहले x का, फिर y का, फिर z का। ये ऑर्डर चेंज मत कर देना, ऐसे मत करना कि पहले y का फिर x का फिर z का, ऐसे मत करना। x का क्या है 3, फिर y का -1, z का -2, ऐसे लिख लिया। दूसरी इक्वेशन में x का क्या है 0, x है ही नहीं ना, तो 0 इंटू एक्स रहा होगा। फिर ये क्या है 2y, तो 2 हो गया, z का क्या है -1, तो -1 हो गया। इधर 3x 3 हो गया, y का -5 हो गया, और z है ही नहीं तो z का 0 हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, a हो गया। यहाँ पे जो x है, x का मतलब क्या है, वेरिएबल की मैट्रिक्स x y z, इस बार 3 है तो x y z ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे b है, b का मतलब क्या है, b का मतलब ये कॉन्स्टेंट, ये RHS वाले 2 -1 3, ऐसा कैसे छाप लिया। ठीक है, तो अब हमें वही देखना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है ये सिस्टम, ये चेक करना है। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ये इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, 3 0 3 -1 2 -5 फिर -2 -1 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो आप एक्सपेंड कर दो, या फिर क्योंकि क्वेश्चन इस बात पे नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, क्वेश्चन इस बात का है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी और चेक कर रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप डिटर्मिनेंट कैसे भी निकालो। वैसे जनरली हम इसको एक्सपेंड करते हैं तरीके से, जैसे ये रो 1 कॉलम 1 के लॉन्ग कर दो या रो 1 के लॉन्ग कर दो, तो हम वैसे ही करेंगे। आप शॉर्टकट में जो शॉर्टकट मेथड होती है ना, सारस मेथड, वो लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर आप सारस मेथड नहीं जान पा रहे तो इस जो ये जो चैप्टर ना डिटर्मिनेंट, इसका जो पहला वीडियो है ना वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने वो शॉर्टकट बताई है। उसमें कुछ नहीं करते, ये स्टार्टिंग के 2 कॉलम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हम तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 3 लिखूँगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये 3 वाला रो और कॉलम छुपा लेंगे, तो ये आ जाएंगे चारों, 2 -1 -5 0। अब मैं -1 लिखूँगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगाऊंगा क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो है, ये तो A11 था, ये A12 है। A12 तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर ओड नंबर है तो मतलब पोजीशन में ओड नंबर है तो माइनस लगा देंगे हम। अंदर क्या आएगा, इसको ऐसे छुपा लेंगे, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। तो -3 जो अभी स्टार्टिंग में मैंने माइनस बोला वो प्लस का 3 बन जाएगा। लेकिन अभी तो हम लिख ही रहे हैं ना, हाँ लिख ही लो पहले, 0 3 -1 0। अब कौन है -2, तो -2 आ जाएगा। -2 मैंने एज इट इज लिखा है, माइनस अगर अलग से आता तो ये प्लस बन जाता इसकी तरह। तो इसके रो और कॉलम को छुपा लेंगे तो ये 0 3 और ये 2 -5, ये बच जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 ये हो गया 0 -5 इंटू 3 -15, और ये -1, ये तो प्लस का 1 हो गया, ये 0, ये प्लस का 3 हो गया, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 3 हो गया। ये -6, ये तो 0 हो गया, -6 -2 प्लस का 12 हो गया। सोल्व करेंगे तो यार ये 15 और ये -15, 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट टेस्ट
यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, वो ये होगा कि हमें एडजॉइंट ए इंटू बी इसकी वैल्यू क्या आती है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक करने के लिए देखो बी तो है अपने पास में, हमें एक सबसे मेन काम, सबसे बड़ा काम ये करना है कि एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, एडजॉइंट ए कैसे निकालें, एडजॉइंट ए को थोड़ा फास्ट करेंगे इस बार। देखो एडजॉइंट ए का मतलब क्या है कि हमें कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज चाहिए। अब ये A11 कैसे निकालेंगे, ये कोफैक्टर वाली बात है, तो कोफैक्टर A11 कहाँ है, ये यहीं से निकाल लेते हैं ना। इसको और इसको छुपा लेंगे तो ये आएगा, ये तो अभी हमने सोल्व किया ही था ये चीज़, है ना। तो 2 0 0 हो गया और ये -5 हो गया, ये -5 आ जाएगा। अब अगली चीज़ A12 निकाल लेते हैं। A12 इसकी पोजीशन का माइनस आएगा अलग से, वो याद रखना, एक माइनस इसकी पोजीशन की वजह से आएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे इनके बाहर। क्या होता है, ये इसकी वजह से AIJ क्या होता है, -1 की पावर I + J। तो ये जो पोजीशन है ना, अगर ये ओड बन गया तो फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर की तरफ क्या आता है, माइनर आता है। यहाँ पे 4 नंबर आएंगे, ये माइनर है, ये कोफैक्टर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब मैं इस तरीके से सारे के सारे कोफैक्टर लिख लेता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं स्किप करता हूँ बीच का वीडियो। तो दोस्तों सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं, इनको उठा के यहाँ रखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। इसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे अगली स्टेप में, इधर आ जाएगा फाइनली एडजॉइंट। ये उठा के रख देता हूँ, -5 -3 -6, फिर 10 6 12, 10 6 12, 5 3 6, तो 5 3 6 आ गया। इन अभी ट्रांसपोज लेना तो ये रोज़ के कॉलम्स में बदल जाएंगे, -5 -3 -6, 10 6 12 ऐसे खड़ा हो जाएगा, 10 6 12, 5 3 6 हो जाएगा, 5 3 6 ऐसे। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। हमें एडजॉइंट ए इंटू बी ये चेक करना है, तो अब ये एडजॉइंट ए को हम इस बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, बी ये इधर वाला है, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब इनको हम करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, मैंने लिख लिया है ना, दोनों की वैल्यूज़ रख दी है। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -5, ये कितना हो गया, -10, फिर ये कितना गया, -10, फिर प्लस का 15, फिर ये सेकंड रो एक कॉलम तो -6 और प्लस का 9 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, -6 × 2 माइनस का 12, 12 इंटू ये माइनस का 12, 6 × 3 18 हो गया। ठीक है, ऐसा है। ये 3/3 का जब 3/1 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3/1 का ही मिलेगा हमें। ये 10 से 10 कट गया, 15 बच गया, ये कट जाएगा 9, अच्छा ये तो अलग है थोड़ा, -6 और -6 -12 +3 +9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये अच्छा ये भी जुड़ जाएगा, अरे यार ये जुड़ा नहीं ना, हाँ, एक मिनट, ये कटेगा नहीं, सॉरी, वो वैसे फ्लो में हो गया। ये कितना हो गया, -20 + 15 -5, खैर वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 12 24 और ये -6 हो गया। कुल मिला के बात ये है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 0 0, है ना। ये 0 0 0 मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल टू ओ, ये ओ के इक्वल नहीं आया। ओ मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स। तो ए का डिटर्मिनेंट तो 0 था, बट एडजॉइंट ए इंटू बी ये 0 नहीं आया। तो इनके हालातों को देखते हुए हम क्या बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, कंसिस्टेंट बोल के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये 0 आया, फिर बाद में एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो कंसिस्टेंट वाला अगर कोई क्वेश्चन आता तो वो इन सबसे ज़्यादा आसान होगा, इनकंसिस्टेंट से ज़्यादा आसान होगा। और इनकंसिस्टेंट का यहाँ तक बन सकता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।